खबर अब एलएसी पर चीन की कब्जा करने वाली नीयत और नीति की। आज पूर्वी लद्दाख में एलएसी विवाद को लेकर चीनी की सेना के साथ भारतीय सैन्य अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह 16वें दौर की बातचीत है। इससे पहले 11 मार्च को 15वें दौर की बातचीत हुई थी। एलएसी पर विवादित जगहों से चीनी सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर भारतीय सीमा के चुशूल मोल्डो में यह बैठक हुई। एलएसी पर इस समय क्या स्थिति है, इस पर हमारी संवाददाता मंजीत नेगी ने वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ये बातचीत भी आप सुनिए। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय वायुसेना कई नए कदम उठा रही है। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी हैं। सर, आपका स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगा, एक जो बड़ा इनिशिएटिव था सेनाओं को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर, शुरुआत में जो विरोध दिखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसको लेकर तीनों सेनाओं में जबरदस्त रिस्पॉन्स है, खासतौर से वायुसेना में। उसको कैसे आप पहले तो बताएं कि हमने अनुमान नहीं किया था कि इतनी संख्या में लोग इस स्कीम को देखते हुए एनरोल करेंगे, इसमें रजिस्टर करेंगे स्कीम के लिए। और अभी हमारा अगला चैलेंज है कि जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट प्रोसेस खत्म करके उनकी ट्रेनिंग शुरुआत करें। और इस स्कीम के तहत से जो फ्यूचर में देख रहा हूँ कि एयरफोर्स में जिस तरह हम ट्रेनिंग करेंगे, जिस तरह हम असेसमेंट करेंगे, जिस तरह हम एयर वॉरियर्स का सिलेक्शन करेंगे, सब में बहुत बदलाव आएगा। और ये स्कीम फ्यूचर के लिए बहुत मायने रखता है हमारे लिए कि हम टेक्नो सेवी लोग जो कि मल्टीटास्किंग कैपेबल होंगे, उनको हम आगे रखेंगे एयरफोर्स में। कुछ आंकड़े आप बता पाएंगे कितने नंबर अब तक आए हैं, और पहला बैच अगर हम देखें तो कब तक अग्निपथ का जो नया अग्निवीर का जो पहला बैच होगा वायुसेना में, कब बाहर निकल आएगा? हमारे 3000 वैकेंसीज के लिए अभी लगभग 7.5 लाख एप्लीकेंट्स आए हुए, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस हमारा दिसंबर में खत्म हो जाएगा और मिड दिसंबर में हम पहला बैच ट्रेनिंग के लिए इंडक्ट करेंगे। एक नया इनिशिएटिव जो हम जान पा रहे हैं, अक्टूबर में जो वायुसेना की परेड होती है हिंडन में, उसको अब आप देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने की तैयारी है। उसके पीछे क्या मकसद है? पहले तो प्रधानमंत्री ने ये इच्छा प्रकट की थी कि जितने बड़े स्तर के इवेंट्स हैं, नेशनल इवेंट्स हैं, ये देश भर के बड़े बड़े शहरों में और गांवों में ले लिया जाए इनको। तो एयरफोर्स डे एक ऐसा इवेंट है जो कि काफ़ी संख्या में युवाओं को अट्रैक्ट करता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस साल एयरफोर्स डे चंडीगढ़ में मनाएंगे और हर साल एक नई जगह में एयर डिस्प्ले करेंगे। तो 8 अक्टूबर की परेड और उसके बाद में जो फ्लाइंग डिस्प्ले होगा, इस टाइम पहली बार सिविल एरिया के ऊपर होगा चंडीगढ़ में। और उसी तरह के एयरक्राफ्ट जो हम हिंडन में देखते हैं, सभी लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर सभी सेट होंगे उसमें। लगभग वही उसी तरह का डिस्प्ले होगा। उसमें शामिल होंगे जो हमारे एरोबैटिक टीम्स हैं, सूर्य किरण सारंग टीम्स, और बाकी जितने फाइटर्स का हम हर साल प्रदर्शन करते हैं, वो सब इस साल भाग लेंगे। मेक इन इंडिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इनिशिएटिव है, और खासतौर से जब आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस दिशा में वायुसेना किस तरह के कदम उठा रही? चाहे हमने देखा कि एलसी तेजस को खरीदने की तैयारी थी, और क्या बड़े इनिशिएटिव आप मेक इन इंडिया के तौर पर देखते हैं? पहले तो ये बताऊं कि हमारा प्रयास है कि भारतीय वायुसेना में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का बहुत ही ज़रूरी है। हमें अगले आने वाले 8-10 सालों में हमारा प्रयास है कि जितने भी रडार्स हैं, सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, हवाई जहाज हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, सब मेड इन इंडिया हो। इसके लिए हमने काफ़ी इंकरेजमेंट दिया है एमएसएमईज को भी, डिफेंस पीएसयूज और मेजर डिफेंस प्लेयर जो है इंडिया में। अब जो आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम अभी हमारे जारी हैं, 83 एलसीए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। उसके बाद हम एलसीए मार्क 2 और एमकाम का प्रपोजल आगे बढ़ाएंगे। 114 फाइटर्स का जो प्रपोजल है वो मेक इन इंडिया होगा, जिसके तहत से इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। जो फोर्स मल्टीप्लायर्स कहलाते हैं, जैसे फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो, AEWC हो, वो भी सारे इंडिया में बनेंगे आगे। सरहद पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है ड्रोन्स को लेकर, आपको लगता है कि उस दिशा में मेक इन इंडिया में जो हमारे कंपनियां हैं वो उसको पूरा करने की, कॉम्बैट अगर हम ड्रोन की बात करें, उसको बनाने की के लिए सक्षम है? बिल्कुल है। कुछ समय लग सकता है, पर अगर हम सब्री से इंतज़ार करें तो कुछ ही सालों में सारे सिस्टम्स मेड इन इंडिया हो सकते हैं।
एक बड़ा इनिशिएटिव जो सरकार का रहा है तीनों सेनाओं के इंटीग्रेशन को लेकर, थिएटर कमांड को लेकर, उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। खासतौर से जो पहली शुरुआत में एयर डिफेंस बनाने की बात की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एयर डिफेंस कमांड के बारे में हमारा ये कहना है कि एयर डिफेंस ऑपरेशंस एक वन ऑफ द मेनी ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय एयरफोर्स होते हैं। साथ जो जहाज एयर डिफेंस ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं वही जहाज ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस भी करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इन दोनों को अलग अलग हिस्सों में बांटना हमारे इस एनवायरनमेंट में उचित नहीं रहेगा। हमारे पास इतना की रिसोर्सेस हैं और जो हैं वो मल्टी रोल कैपेबल हैं, तो उनको ऐसे एक हिस्से कंपार्टमेंट में लगाना कि ये एयर डिफेंस वाले हैं और ये ऑफेंसिव वाले हैं, इतनी हमारे पास लग्जरी नहीं है। तो किस तरह से आपको लगता है कि थिएटर कमांड में आगे बढ़ना चाहिए तीनों सेनाओं को? थिएटर कमांड में जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हमारा तो पूरा सहमत है इस बात से कि तीनों सेनाओं ने अभी हमारे कुछ एक्सरसाइजेस, वॉर गेम्स की प्रैक्टिस की है। उसमें से जो हमने लेसन्स लर्न किए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर ऐसे बनाए जो कि फ्यूचर रेडी हो, उसमें इंटीग्रेटेड हो, साइबर, स्पेस, स्पेशल ऑपरेशंस और तीनों सेनाओं के जो स्पेशलिटीज़ हैं सारे सिनर्जाइज होके हमारी जो क्षमता है उसको, जो हम कहते हैं, सिनर्जिस्टिकली बढ़ाया जाए थ्रू दिस थिएटर कमांड। एक सवाल सर, सरहद पर जो वायुसेना के सामने चुनौतियां हैं, सेना के सामने हैं, लद्दाख सरहद पर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह का गलवान के बाद तनाव रहा है, हाल में हमने देखा कि दोबारा से चीन की, खासतौर से उनके एयरफोर्स से उनके लड़ाकू विमान हमारी सरहद पर घुसने की कोशिश करते हैं, जिसको वायुसेना ने नाकाम भी किया है। उसको लेकर किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं और ये क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? गलवान के बाद, जून 2020 के बाद हमने काफ़ी रडार डिप्लॉयमेंट की थी वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, ऑल अलोंग इस LAC। और जैसे जैसे हमने पाया कि चाइनीज़ एयर एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ रही है, तो हमने भी हमारे रडार डिप्लॉयमेंट्स और सर्फेस टू एयर गाइडेड वेपन डिप्लॉयमेंट हमने भी बढ़ा दिए वहाँ पे। तो हम सिचुएशन का ऑन ए डेली बेसिस असेसमेंट करते हैं और उसके अप्रिसिएशन के अनुसार हमारी भी डिप्लॉयमेंट, काउंटर डिप्लॉयमेंट चलती रहती है। और जब भी हम देखते हैं कि कोई एयर वायलेशन की संभावना है या कोई उनके जहाज उनके LAC के उस पार फ्लाई कर रहे हैं, तो हमारे भी जहाज हम यहाँ से स्क्रैम्बल कराते हैं। अभी क्योंकि 16 दौर की बातचीत चीन के साथ चल रही है, एक तरफ चीन बातचीत की बात करता है लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के एयर वायलेशन की भी कोशिश होती है, उसके पीछे क्या उसकी मंशा हो सकती है और वायुसेना की तैयारी क्या है? क्या हम इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए हमारी तैयारी पूरी है? बिल्कुल पूरी है हमारी। जैसे मैंने कहा था अभी, हम सिचुएशन को डेली बेसिस पे अप्रिशिएट करते हैं और अगर हमें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है तो हम भी काउंटर एक्टिविटी करेंगे।